बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की व्लॉग में 3 ख़बरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली तो ये कि जहांगीर तरीन के हवाले से एक 2 रोज़ कबल ये ख़बर सामने आती है कि वो दोबारा से एक्टिव हुए हैं और उन्होंने एक इफ़्तार पार्टी दी है। लेकिन इस इफ़्तार पार्टी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने का जो मनसूबा बनाया गया था, 11 अहम रहनुमाओं को जहांगीर तरीन के साथ शामिल करवाने का, वो मंसूबा नाकाम हुआ है। ये मंसूबा था क्या और इस अफ्तार पार्टी में जहांगीर तरीन को कैसे हजीमत का सामना करना पड़ा, इस पर कुछ तफसीलात हैं। दूसरे नंबर पर राना सनाउल्लाह को बंद कमरे में थप्पड़, ये मामला क्या है। राना सनाउल्लाह जो कि बड़े भड़के मारने के लिए और किसी को खुश करने के लिए जो एक बयान उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से धमकी आमेज़ दिया था, इस बयान पर इन्हें लेने के देने पड़ गए हैं। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं आपके साथ मैं शेयर करूंगा। मरियम औरंगज़ेब और राना सनाउल्लाह दोनों के ऊपर नाअहली की भी तलवार लटक रही है। ये नाअहली क्या है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आगाज़ करता हूँ जहांगीर तरीन का जो इफ्तार डिनर उनकी जानिब से दिया गया था। तो हुआ नाज़रीन कुछ इस तरीके से था कि जहांगीर तरीन को किसी एक अहम जगह से ये पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काउंटर करने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए हमारे पास 11 MNAs और MPAs पर मुश्तमिल एक ग्रुप है जो हमने तोड़ लिया है और उनको हम आपके साथ बिठाना चाहते हैं और आपके ग्रुप में उनकी शमूलियत हम करना चाहते हैं। तो इस पर हुआ ये कि जहांगीर तरीन ने एक इफ्तार डिनर बुला लिया। तो ये जो 2 रोज़ कबल इफ्तार डिनर हुआ था जहांगीर तरीन का, उसका बुनियादी तौर पर मकसद यही था। तो ये जहांगीर तरीन को पैगाम पहुंचाया गया जिस पर जहांगीर तरीन की जानिब से ये जो इफ्तार डिनर था वो बुलाया गया और उनकी ये जो है वो था कि इन 11 लोगों को ये इफ्तार पार्टी में शिरकत करवा कर और फिर एक अनाउंसमेंट की जाएगी कि देखें हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये 11 लोग तोड़ लिए हैं। लेकिन हुआ ऐसे कि वो 11 लोग जिनको तोड़ने की कोशिश की गई वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हटने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए उनकी जानिब से इनकार कर दिया गया। जिस पर जहांगीर तरीन को वंस अगेन ये पैगाम पहुंचाया गया कि जहांगीर तरीन साहब ऐसा है कि अब वो लोग हमसे मैनेज नहीं हो रहे, तो आप अपने इफ्तार डिनर को आगे कर दें। लेकिन चूँकि जहांगीर तरीन अपना इफ्तार डिनर जो था वो इनवाइट कर चुके थे और भी बहुत सारे लोगों को, जैसे कि राजा रियाज ग्रुप और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लोटा ग्रुप था और इसके अलावा जहांगीर तरीन के अपने कुछ जो लोग थे उन सबको इनवाइट कर चुके थे। तो इनकार किया गया कि इफ्तार डिनर अब आगे नहीं हो सकता, तो आप इसलिए कुछ करें। तो जिस पर उनसे ये कहा गया कि चलें 11 तो नहीं हुए लेकिन 4 हो गए हैं मैनेज, तो 4 लोग आपके साथ इस इफ्तार डिनर में शिरकत करेंगे। लेकिन जब ये इफ्तार डिनर हुआ तो उन चारों ने भी शिरकत नहीं की, यानी कि जो एक प्लान था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने के हवाले से, वो प्लान बुरी तरीके से नाकाम हुआ और इन 11 लोगों को जिन्हें मैनेज करने की कोशिश की गई, ये 11 लोग मैनेज नहीं हो सके। इसके बाद उस इफ्तार डिनर के हवाले से ख़बर क्या सामने आती है, वो ख़बर भी मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर उसके बाद अलीम ख़ान की भी इस मामले के ऊपर डिस्कशन हुई और जहांगीर तरीन अब मज़ीद क्या कर रहे हैं उस पर भी मैं कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। तो ख़बर के मुताबिक नाज़रीन, इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले मज़ीद साबिक़ अरकान असम्बली व रहनुमाओं से रब्ता करने का फ़ैसला किया गया। तो फ़ैसला इसीलिए किया गया क्योंकि वो जो 11 लोग थे, अच्छा जहांगीर तरीन ने ख़ुद भी उन 11 लोगों से रब्ता करके उनको एक ऑफ़र देने की भी उनकी एक प्लानिंग है, वो ऑफ़र भी मैं आपके सामने रखूँगा। बहरहाल पहले ये ख़बर सुन लें कि ख़बर क्या आई उस इफ्तार डिनर के बाद। अच्छा, मज़ीद ख़बर में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ रहनुमा जहांगीर तरीन का ग्रुप मुल्क की सियासत में हिस्सा लेने के लिए माफ़ कीजिएगा, दोबारा से मुतहरिक हो गया है। जहांगीर तरीन की सरबराही में इजलास हुआ जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ओन चौधरी, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियास, इसहाक खाकवानी, नोमान लंगड़ियाल, अजमल चीमा समेत मुतअद्दिद अरकान पंजाब असम्बली ने शिरकत की। जहांगीर तरीन ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले PTI के अरकान कौमी असम्बली भी इजलास में शरीक हुए, जबकि PTI से ताल्लुक़ रखने वाले मुतअद्दिद नए चेहरे भी इजलास में मौजूद थे। तो ये वो रीज़न थी जिसकी वजह से उन्होंने इस इफ्तार डिनर को आगे नहीं किया। इजलास में फ़ैसला किया गया है कि मुल्क की सियासत में दोबारा से फ़ाल किरदार अदा किया जाएगा, जबकि इस मौके पर ग्रुप अरकान के एजाज़ में इफ्तार डिनर भी दिया गया। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन ग्रुप के इजलास में तजवीज़ सामने आई कि तहरीक इंसाफ नज़रियाती के नाम से
नई सियासी शनाख्त बनाई जाए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले मज़ीद साबिक़ अरकान ने असम्बली व सूबाई रहनुमाओं से रब्ता करने का फ़ैसला भी किया गया। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल में सियासी लाहे अमल के लिए मुशावरत भी की गई। इजलास में जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमाओं ने राय दी कि इमरान खान की पॉलिसी के बायस तहरीक इंसाफ तबाही से दो चार हुई है, जिसकी वजह से बहुत से रहनुमा तहरीक इंसाफ से अलग होना चाहते हैं। मुल्क की सियासत में जहांगीर तरीन ग्रुप को भरपूर किरदार अदा करना चाहिए, इसके लिए मज़ीद इजलास भी किए जाएंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप के इजलास की वीडियो शेयर करते हुए चौधरी शहजाद गिल ने ट्विटर पर अपने पैगाम में लिखा, धोबी के बरकते का अच्छी एक मिसाल जो है वो इन्होंने दी है। ये थोड़ा सा यहाँ से मिटा हुआ है। तो बहरहाल ये टोटली इनकी जो मीटिंग थी वो रही और इस मीटिंग में ये इन्होंने फ़ैसला किया। अच्छा, जब जहांगीर तरीन को इस नाकामी का सामना करना पड़ा तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि उन 11 लोगों से ये ख़ुद रब्ता करेंगे और इन्होंने रब्ता करने के बाद उनको जो ऑफ़र भी दी वो ये थी कि आपके जो तमाम इंतखाबी अखराजात होंगे, यानी कि अगर आप हमारे ग्रुप में शामिल होते हैं, हमारी साइड से इलेक्शन लड़ते हैं, तो सारे के सारे इंतखाबी आपके जो अखराजात होंगे वो हम पे कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी इन अरकान की जानिब से जहांगीर तरीन को वाज़े तौर पर जो इनकार है वो किया गया है। तो इस वजह से इनका ये सारे का सारा प्लान एक तो अपनी जगह पर ख़त्म हुआ, और इसके अलावा जब इस प्लान के हवाले से इमरान खान साहब को पता चला तो इमरान खान साहब ने लोधड़ा का जो जलसा है वो करने का फ़ैसला किया, क्योंकि ओवरऑल जो जहांगीर तरीन ग्रुप और ये वो सारे हैं, वो ज़्यादातर जो जहांगीर तरीन का ज़ोर भी है वो भी इस तरफ है और कुछ वहीं के ही लोग हैं। तो इमरान खान साहब ने लोधड़ा में जलसा करने का फ़ैसला किया, और इस जलसे के बाद जाहिर सी बात है जितनी बड़ी तादाद में इमरान खान साहब के जलसे में लोग शरीक होंगे, तो कोई अगर मज़ीद कुछ इस तरह से सोच भी रहा है तो उसके जहन से भी ये तमाम तर प्लान्स निकल जाएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कोई इमरान खान साहब का साथ छोड़ सकता है। तो वो जो लोटे छोड़ कर गए थे वो भी आज पछता रहे हैं, और इसी वजह से ये इजलास वगैरह भी कर रहे हैं। राजा रियाज को नून लीग मुँह भी नहीं लगा रही, और इसके अलावा जो दीगर इनके रहनुमा हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोटे हैं। अच्छा, इस सारे मामले के ऊपर अलीम खान जो थे वो भी एक्टिव हुए, और अलीम खान की जानिब से ये कहा गया जहांगीर तरीन और इनके ग्रुप से कि हम ऐसा करते हैं कि हम नून लीग के टिकट से लड़ते हैं। यानी कि उनका ये मशवरा था कि बजाय इसके कि एक आज़ाद ग्रुप बनाकर हम लड़ें, हमें नून लीग के टिकट से लड़ना चाहिए। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि मेरी हमजा शहबाज से भी इस मामले के ऊपर बातचीत हुई है। तो ये एक किस्म का उन्होंने अपना मजाक ही बनवाया, क्योंकि उनसे कहा गया कि हमजा शहबाज की इस वक्त अपनी हैसियत नून लीग में क्या है ये भी हमें मालूम है, और नून लीग के टिकट से नहीं लड़ना चाहिए। और राजा रियाज साहब जो हैं उनके हवाले से भी एक ख़बर मैं आपको देता चलूँ कि आज लाहौर हाई कोर्ट में इन्हीं के हवाले से एक अहम जो पिटीशन थी वो भी दायर थी। राजा रियाज की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को 6 अप्रैल तक जवाब देने की मोहलत दे दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने अपोजिशन लीडर राजा रियाज की तकर्री के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि राजा रियाज का ताल्लुक पीटीआई से है, इसलिए वो अपोजिशन लीडर नहीं बन सकते। पीटीआई अरकान के मुस्ताफ़ी होने के बाद राजा रियाज को 20 MNAs की बुनियाद पर अपोजिशन लीडर बनाया गया है। अदालत किसी भी गैर आइनी काम पर हुक्म जारी कर सकती है, लिहाजा अदालत राजा रियाज की तकर्री गैर आइनी करार देकर कलादम करार दे। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा कराने के लिए 6 अप्रैल तक की मोहलत दे दी। तो दूसरी तरफ राजा रियाज के हवाले से भी ये जो कानूनी जंग है और पार्लिमानी जंग है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी है। तो ये ओवरऑल जो सिचुएशन है इस वक्त बनी हुई है। अलीम खान, जहांगीर तरीन ग्रुप और राजा रियाज ग्रुप इनके हवाले से जो गुज़श्ता 1-2 रोज़ों से खबरें आ रही थी, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा एक इंपॉर्टेंट जो केस है वो इलेक्शन तारीख के हवाले से चल रहा है। तो तमाम इस वक्त जो कवरेजेस और चीज़ें हैं वो उसी की तरफ फोकस हैं। तो ये इस दौरान बड़ी एक इंपॉर्टेंट ख़बर थी जो मैं सोचा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। इसके अलावा राना सनाउल्लाह के हवाले से भी एक ख़बर है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। राना सनाउल्लाह को जो उनकी जानिब से बयान दिया गया है इमरान खान साहब के हवाले से, जो धमकी दी गई है कि या हम या इमरान खान, तो इस पर राना सनाउल्लाह को 2 जगहों से 2 अहम पैगामात दिए गए हैं। एक पैगाम तो ये है कि राना सनाउल्लाह साहब आपने बड़ा अच्छा किया है और आप मज़ीद जो काम है वो चुक कर रखें।
और ये पैगाम गालबन ज़ाहिर सी बात है उनकी अपनी जो जमात है और मेरे ख्याल से मरीम नवाज़ की जानिब से ही ये पैगाम उनको भिजवाया गया होगा। लेकिन दूसरी साइड पर जो ताकतवर हल्के हैं गालबन उनकी जानिब से उनको ये पैगाम दिया गया कि ये जो आपने बयान दिया है ये बयान आपको नहीं देना चाहिए था, और इस बयान के बाद आपने हालात को मज़ीद संगीनी की तरफ, और दूसरा ये कि इससे हमारे लिए हालात बहुत ज़्यादा इस वक्त दुश्वार या मुश्किल हो चुके हैं। ऑलरेडी आवाम में क्या तासुर जा रहा है, और ऊपर से आपने ये जो एक अजीब सा काम कर दिया है, आपको ये जो बयान था वो नहीं देना चाहिए था। तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा अच्छा आप मेरे इस बयान से खुश नहीं हैं, यानी कि राना सनाउल्लाह किसी और को भी खुश करना चाह रहे थे। तो बहरहाल उनकी जानिब से भी ये पैगाम राना सनाउल्लाह को दिया, और मुबैना तौर पर यह भी बताया जा रहा है कि राना सनाउल्लाह ने इस दौरान अपना जो मोबाइल था वो भी 3.5 घंटे तक बंद रखा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनको जिस तरीके से शहबाज शरीफ खामोशी से बैठ जाते हैं और बातें सुनते रहते हैं 3-4 घंटे तक, तो इसी तरीके से राना सनाउल्लाह को भी ये फिर मालूम था कि मुझे भी ऐसे ही बातें सुननी पड़ेंगी, तो बेहतर यही है कि अपने मोबाइल को ऑफ़ कर दो। लेकिन 3-3.5 घंटे के बाद तो आपने मोबाइल ऑफ़ करना है, बातें तो आपको सुननी ही पड़ेंगी। तो ये राना सनाउल्लाह के साथ आज हुआ भी, मतलब आज तो नहीं लेकिन ये किस्सा है जो राना सनाउल्लाह के साथ हुआ भी है। इसके अलावा मरियम औरंगज़ेब और राना सनाउल्लाह की नाअहली के हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। फवाद चौधरी साहब की जानिब से ये एक ट्वीट की गई है, और जो करारदाद कल मंजूर की गई थी जो एक पूरे मुल्क में एक ही दिन में इंतखाबात करवाने के हवाले से माफ़ कीजिएगा, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मुदाखलत के हवाले से ये करारदाद कल मंजूर की गई थी। और इसमें नाजरीन फवाद चौधरी साहब की जानिब से ये ट्वीट किया गया, क्योंकि ये करारदाद गालिबन मरियम औरंगज़ेब और राना सनाउल्लाह ने ही पेश की और फिर उसके बाद इनको मंजूर किया गया। तो उन्होंने ये कहा है कि इस करारदाद के ऊपर इन दोनों के ख़िलाफ़ जो नाअहली है वो बनती है, और आर्टिकल 68 का जो हवाला है वो उन्होंने दिया और कहा कि इन्होंने आर्टिकल 68 की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए इनके ऊपर ये जो नाअहली है वो बनती है। और खिलाफ वर्जी किस तरीके से की है कि एक मुकदमा ज़ेर समात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उस पर असरअंदाज होने के लिए इनकी जानिब से ये जो डिसीजन है, ये जो करारदाद है वो पार्लिमान के अंदर पेश की गई है। और ज़ाहिर सी बात है एक केस अगर इलेक्शन की तारीख के हवाले से चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसी वक्त किस तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हैं, और फिर वैसे भी जिस तरह से अदलिया के ऊपर चीफ जस्टिस साहब के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये एक दूसरे से ही लिंक्ड हैं। बहरहाल इस केस की भी समाअत आज चल रही है, इस पर भी इंशाल्लाह मैं पूरा एक वीलॉग है वो मैंने आपके साथ शेयर करना है, क्या तफसीलात हैं। वैसे तो लग यही रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इलेक्शन के ऊपर कोई ना कोई जो हुक्म है वो आने जा रहा है। 30 अप्रैल को तो शायद इलेक्शन ना हो, लेकिन ये भी नहीं होगा कि अक्टूबर तक इलेक्शन डिले हो जाए और फिर अक्टूबर के बाद का जो इनका प्लान है कि अक्टूबर के बाद भी इलेक्शन ना हो, तो ऐसा एटलीस्ट नहीं होने वाला। 30 से थोड़ा डिले हो जाएगा, लेकिन मई में जो इंतखाबात हैं वो इस वक्त लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इसी तरह का कोई जो ऑर्डर है वो आएगा। दूसरी जानिब नाज़िम लतीफ़ खोसा साहब हैं, उनकी जानिब से भी ये जो कानून साजी कल की गई जो बिल पेश किया गया, इस पर उन्होंने मज़ीद लब कुशाई की है, और उन्होंने ये कहा है कि जो कानून साजी की जा रही है वो अदलिया पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है। तो पीपल्स पार्टी बड़ी चालाकी से, बड़ी तेज़ी से ख़ुद को हुकूमत के इन तमाम तर इक़दामात से दूर कर रही है। लतीफ़ खोसा का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से होने वाली कानून साजी अदलिया पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है, इस बिल की टाइमिंग ठीक नहीं है। और वाकई इमरान खान साहब ने भी ये कहा कि ठीक है अदलिया में इस्लाहात होनी चाहिए, लेकिन मुझे बिल्कुल भी यकीन है कि इनकी जो नीयत है वो ठीक नहीं है, और इस वक्त ये तमाम तर चीज़ें करना, ये बिल पेश करना, बिल्कुल इनकी जो टाइमिंग है वो ठीक नहीं है। ये गुफ्तगू की गई है लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से, और उनका ये कहना था कि अज़ खुद नोटिस के ख़िलाफ़ अपील का हक़ देने के लिए आर्टिकल 184(3) में तरमीम करना होगी। नज़रसानी में वकील का हक़ देने के लिए भी आइनी तरमीम ज़रूरी है, कानून साजी के लिए ऐसी तरमीम नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि बिल की टाइमिंग ठीक नहीं है, जो कानून साजी की जा रही है ये अदलिया पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है। जो अरकान बेंच का हिस्सा नहीं थे, इनकी राय फैसले में कैसे शामिल हो सकती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी का कहना था कि मरियम नवाज़ और नून लीग ने हमेशा अदलिया पर हमला किया है, पहले मिठाइयाँ बांटते हैं फिर समझ आती है कि फ़ैसला खिलाफ आया है। तो ये वही चीज़ लतीफ़ खोसा ने भी उनका मजाक उड़ा दिया कि कोई भी फ़ैसला आता है पहले उसके ऊपर मिठाइयाँ बांटते हैं और फिर उसके बाद जब इनको फ़ैसला
अंग्रेज़ी से उर्दू ट्रांसलेट होता है और इनको समझ आती है कि अच्छा फ़ैसला ये था, तो फिर इनको पता चलता है कि फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ आया है। बहरहाल पीपल्स पार्टी बड़ी चालाकी से, बड़ी होशियारी से अपने आप को इन तमाम तर चीज़ों से दूर कर रही है। मज़ीद इस वाले से जो भी होता है आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। आपने राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में करना है। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।